Good afternoon, students. In continuation with the chapter number 9, that is force and laws of motion. As we have already discussed about what is force, what are the unbalanced forces and what are the balanced forces. So today we are going to talk about the laws of motion. So before proceeding up with the laws of motion, we are in general going to talk about some incidences where motion can be observed and described in a much broader manner. So before we are proceeding to that, it was Galileo Galilei who observed that when an object moves when an object moves without any influence of the external force, then it keeps on moving, clear, with a constant velocity or a constant speed. But if an object is made to move under certain external force, then its velocity increases, or either the direction also increases. He made these observations by doing an experiment that he used two inclined planes. He has used two inclined planes, and what he did, that he put one of the marble at the top of one of the inclined plane. क्लियर? उसने क्या किया, ऐसे दो स्लोप्स लिए जिनको हम बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन्स. जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी स्लोप पर या ढलान पर या इंक्लाइन प्लेन पर मूव करवाते हैं तो वहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. ऑब्जेक्ट जो है अपने आप मूव करता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन. इसके पीछे का रीज़न है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल वर्कअप करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और ऑब्जेक्ट जो है इंक्रीज वेलोसिटी के साथ में मूव अप करता है डाउन द स्लोप विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. सो यहाँ पर भी यही हुआ कि जब दो इंक्लाइन प्लेन्स लिए हमने, एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर हमने एक मार्बल रखा. मार्बल रखने के बाद में जब हमने उसको मूव करवाना स्टार्ट किया तो मार्बल जो है इट स्टार्टेड रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन. ठीक है. और जब वो रोल डाउन कर रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. ठीक है. और यहाँ बॉटम पर जब वो आया तब तक उसकी वेलोसिटी एकदम इंक्रीज थी. व्हाई? अगेन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल दैट वाज एक्टिंग अपॉन इट. जैसे जैसे नीचे आया उसके बाद में वो दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर चढ़ने लगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लग गई. वेलोसिटी डिक्रीज होने के पीछे का रीजन है कि अब जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है. सो इट हैज टू डू एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क. क्लियर? सो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है. ठीक है. अब गैलीलियो गैलीली ने 2-3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए इन्हीं इंक्लाइन प्लेन्स के साथ में कि उसने वापस इस मार्बल को मूव अप करवाया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन और पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में जब वो ऑब्जेक्ट मार्बल जो है नीचे आया उसके बाद में अगर सेम एंगल के साथ में दूसरा इंक्लाइन प्लेन भी जो है सेम एंगल के साथ में बना हुआ है, मतलब सेम स्लोप है उसका, तो मार्बल की टेंडेंसी रहेगी कि वो जितना डिस्टेंस उसने पहले इंक्लाइन प्लेन पे कवर अप किया है फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, उतना ही डिस्टेंस वो कवर अप करेगा फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑन द अदर इंक्लाइंड प्लेन. गेटिंग माई वर्ड्स? क्लियर? सो ये पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने ये चीज़ देखी. दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि इंक्लाइन जो प्लेन्स हैं उसके एंगल्स उसने चेंज किए. ठीक है. तो जैसे जैसे एंगल्स चेंज करता गया उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो मार्बल को फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन से रोल करवा रहा था और नीचे की ओर जब वो मार्बल आता, नीचे की ओर आने के बाद में दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर मार्बल की टेंडेंसी रहती कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर अप कर सके ताकि वो उस डिस्टेंस को बैलेंस कर सके जितना कि उसने फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पे मूव अप किया है. क्लियर? ऐसे ही उसने इस तरह के 2-3 एंगल्स लिए
और 2-3 एंगल्स लेने के बाद में उसने यही चीज ऑब्जर्व की कि जब मार्बल को फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन से मूव अप करवाया जाता है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और उतनी ही वेलोसिटी के साथ में वो दूसरे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव अप करना स्टार्ट करता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस, नॉट द मैक्सिमम, उतना ही डिस्टेंस कवर अप करने की कोशिश करता है जितना कि उसने फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पे मूव अप किया है। ठीक, सो फर्दर ऑन इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हुए उसने देखा कि अगर इंक्लाइन प्लेन ना होकर के अगर जो इस मार्बल को फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पर मूव करवाने के बाद में एक अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव अप करवाया जाए तो क्या होगा कि मार्बल यहाँ से रोल अप करना स्टार्ट करेगा और रोल अप करना स्टार्ट करने के बाद में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डेफिनेट सी बात है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, और यहाँ आने के बाद में ऑब्जेक्ट जो है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसी वेलोसिटी के साथ में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव अप करता रहेगा और ये मूव अप करता हुआ काफी दूर तक चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी वही है कि जितना अमाउंट ऑफ डिस्टेंस उसने यहाँ पर कवर अप किया है उतना ही अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो है उसको इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी कवर अप करना है। दैट इज द वेरी बेसिक रीजन कि वो इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आगे की ओर मूव करता चला जाता है। गेटिंग माई वर्ड्स? सो दीज आर द सेट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब इसी चीज को हम समझते हैं कि अगर ये मार्बल व्हाट टू से मूव कर रहा है, सो देयर इज कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करता रहता है, देन दैट इट मीन्स दैट देयर इज अ जीरो अनबैलेंस फोर्स। जीरो अनबैलेंस फोर्स का मतलब कि यहाँ पर किसी तरह का कोई और एक्सटर्नल फोर्स इस पे वर्कअप नहीं कर रहा है। लेकिन आइडियल कंडीशंस में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अनबैलेंस फोर्स जो है कभी भी जीरो हो जाए। गेटिंग माई वर्ड्स? कभी ना कभी किसी न किसी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर मूव अप कर रहा होता है तो वहाँ पर नेट अनबैलेंस फोर्स जो है कभी भी जीरो नहीं होता। इसके पीछे का रीजन है कि वहाँ पर जो सरफेस है वो सरफेस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई करता है ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट और वो फोर्स कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? ये फ्रिक्शनल फोर्स जब इस पर्टिकुलर मार्बल या ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्कअप करेगा या अप्लाई किया जाएगा तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द मार्बल, जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्बल की वेलोसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन होने के बाद में वो ऑब्जेक्ट जो है तो कुछ दूर पर जाकर के रुक जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट of the unbalanced force, net unbalanced force, that is the net frictional force। जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना ही कम डिस्टेंस ये मार्बल इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कवर अप करेगा और जितना कम व्हाट टू से फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ये मार्बल जो है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा कवर अप करेगा। क्लियर? ये तो हुई पहली कंडीशन कि जब फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर वर्कअप कर रहा है। ठीक है, अब इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम किया जा सकता है। उसके 2 या 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम इस मूविंग मार्बल की एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी बना करके रख सकते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज दैट? या तो हम इस व्हाट टू से जो सरफेस है इसको स्मूथ एंड शाइनी स्लिपरी बना सकते हैं या फिर इसके ऊपर कोई लुब्रिकेंट अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से ये एकदम से प्लेन और स्लिपरी सरफेस बन जाए और इसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट किया जा रहा है मार्बल पे वो लीस्ट टू लीस्ट या बिल्कुल निल अमाउंट में वर्कअप करे एंड द मार्बल इज अलाउड टू मूव विद द कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? सो दैट वाज गैलीलियोस व्हाट टू से ऑब्जर्वेशन। इसके बाद न्यूटन ने गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन को पूरा अच्छी तरह से स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में व्हाट ही डिड, उसने 3 लॉज दिए जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज आर देयर। क्लियर? द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, इसको मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट पे है तो इट टेंड्स टू रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, and if it is in motion then it tends to remain in the state of motion unless and until any external force is applied on it. Clear? So the tendency of an object to remain in the state of rest or in motion is said to be inertia, and hence this law is also known as law of inertia. It is also known as law of inertia. ठीक है? According to this law, if an object is in state of rest, then it tends to remain at the state of rest, and if it is in motion then it tends to remain in state of motion in absence of external force. ओके, एंड इनर्शिया की डेफिनेशन अभी मैंने दे दी है. इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन. क्लियर? इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि आप किसी कार में मूव अप कर रहे हो, आप बैठे हो कार की सीट पे, तो जब आप बैठे हो कार की सीट पे आप जो है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजिशन हो, इन कन्फाइनमेंट टू द सीट ऑफ द कार. लेकिन जैसे ही कार में ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो आप जो है सीट से आगे की तरफ जो है झुक जाते हो. रीज़न कि जब कार चल रही थी तो आप सीट के कंसर्न में रेस्टिंग पोजीशन पे थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई हुए, ठीक है, तो जो ब्रेक्स अप्लाई होने के साथ साथ क्या हुआ कि आप जो है आपकी जो बॉडी की टेंडेंसी थी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ड्यू टू विच आप आगे की ओर झुक जाते हैं. दिस कैन कॉज सिवियर व्हाट टू से एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज टू योरसेल्फ. इसके लिए, इसको अवॉइड करने के लिए वी आर प्रोवाइडेड विद द सीट बेल्ट्स. सीट बेल्ट लगाने से क्या होता है कि ये एक अपोजिंग फोर्स हमारी बॉडी पर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से हम आगे की ओर न झुक करके पीछे की तरफ ही कन्फाइंड रहते हैं टुवर्ड्स द सीट. ठीक है. इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम किसी मूविंग बस में खड़े हैं, क्लियर, इसका जस्ट ऑपोजिट एग्जाम्पल है ये कि जब कोई बस मूव अप कर रही है और हम उस मूविंग बस में खड़े हैं, ठीक है, और जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करती है तो बस के व्हील्स के साथ में और बस के फ्लोर के साथ में हमारे फीट्स भी मूव अप करते हैं. व्हाई? बिकॉज आवर फीट्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द व्हाट टू से फ्लो. लेकिन जैसे बस ने मूव अप करना स्टार्ट किया, हम पीछे की तरफ पुशअप होते हैं. कार में तो हम आगे की तरफ पुशअप हो रहे थे, क्यों? क्योंकि हम रेस्ट की पोजीशन को रेजिस्ट कर रहे थे. क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हम खड़े हैं और बस जो है मोशन की कंडीशन में आती है, क्लियर, तो हमारी बॉडी जो है पीछे की तरफ पुल अप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं. क्लियर? ये इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हम जब खड़े थे वी वर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट. ठीक. अब जब गाड़ी व्हाट टू से मूव करना स्टार्ट करती है, आपकी जो बस है या जो भी व्हीकल है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो आपकी फीट्स जो हैं किस में आ गए हैं? मोशन की स्टेट में. लेकिन आपकी जो पूरी बॉडी है इट वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड हेंस यू फेल बैकवर्ड्स. क्लियर?